नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में बनेगा महाप्लान। 5 महारथी संघ रणनीति बनाएंगे तेजस्वी। खबर में आगे जिक्र होगा कि हर एक किसान की पगड़ी उछली है। राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। खबर में आगे आपको बताएंगे कि भाकपा माले ने सरकार से कानून वापस लेने की कर दी मांग, आंदोलन की भी दी चेतावनी। गोपालगंज में वक्फ संशोधन बिल का हुआ विरोध। आगे जिक्र होगा कि ओवैसी ने सीमांचल से फूका चुनावी बिगुल, बोले मजलिस ही लड़ सकती है आपकी लड़ाई। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में 6 जून को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम, राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका और खड़गे की भी उम्मीद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में बनेगा महाप्लान। 5 महारथी संघ रणनीति बनाएंगे तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर विजय रथ पर सवार होना चाहते हैं। वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के विजय रथ को रोकने की कोशिश में जुटा है। और इसके लिए पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 महारथी यानी 5 दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों मिलकर रणनीति बनाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पटना में रविवार को महागठबंधन की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित है और सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, रणनीति और तालमेल पर विस्तृत चर्चा हो रही है। दीघा आशियाना रोड स्थित दीघा रिजॉर्ट में इस बैठक में इंडियन अलायंस यानी महागठबंधन के सभी घटक दल के शीर्ष नेता शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर एक किसान की पगड़ी उछली है। राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर में आयोजित रैली में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ विरोध हुआ। इतना ही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला भी हुआ। इस दौरान धक्का मुक्की में टिकैत की पगड़ी गिर गई और वो जमीन पर गिरते गिरते बचे। वहीं राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी ने किसी एक किसान नेता के नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, यह हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है और कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। ये बेहद निंदनीय है। किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसी के साथ इस घटना के बाद राकेश टिकैत ने इसे पूर्व नियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि ये प्री प्लांटेड था, कुछ पार्टियां करवा रही हैं। अगर ये जनता का आक्रोश होता तो इस तरह कंट्रोल नहीं होता। ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन को यहीं से कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन ना आंदोलन कमज़ोर होगा ना हम कमज़ोर होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब ट्रैक्टर मार्च से दिया जाएगा। टिकैत ने ऐलान किया कि वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाकपा माले ने सरकार से कानून वापस लेने की कर दी मांग, आंदोलन की दे दी चेतावनी। गोपालगंज में वक्फ संशोधन बिल का विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोपालगंज के मोहनिया चौक पर भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया और वापस लेने की चेतावनी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी ने सीमांचल से फूका चुनावी बिगुल, बोले मजलिस ही लड़ सकती है आपकी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज कॉलेज मैदान में शनिवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये कानून भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है और मुसलमानों के हितों की पूरी तरह अनदेखी करता है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस और राजद पर भी जमकर निशाना साधा। सभा में ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि ये इलाका अब तक उपेक्षित रहा है। उन्होंने सीमांचल को विकसित बनाने के लिए मजलिस पार्टी को समर्थन देने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि बाकी दल जब वोट मांगने आए तो उनकी दौलत जरूर लीजिए, लेकिन वोट पतंग छाप को दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेंगे और अभी किसी दल के साथ गठबंधन की कोई योजना नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मुसलमानों की स्थिति सबसे ज़्यादा
पिछड़ी होने के कारण ही रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में 6 जून को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम, राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका और खड़गे की भी उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6 जून को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सम्मेलन आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी यहां आने की उम्मीद है। जातिगत जनगणना की घोषणा को कांग्रेस राहुल गांधी की जीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश में उनके लिए इस आभार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता के अनुसार सम्मेलन की तिथि आगे पीछे की जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी का आना तय है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। 74 साल बाद होने जा रही जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मची है। केंद्र के इस फैसले को कांग्रेस अपने प्रमुख नेता राहुल गांधी की जीत के रूप में दर्शा रही है और इसके लिए प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेता मीडिया से रूबरू हुए और सरकार के इस निर्णय को राहुल गांधी के दबाव का परिणाम बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी के निशाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि ऐसे समय में जब सरकार पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कह रही है, उस वक्त पीएम मोदी मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संजय राउत ने पहलगाम आतंकी हमले को सुरक्षा में चूक बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को सिखाए सबक, दिखावे की कार्रवाई बंद करे मोदी सरकार, राशिद दलवी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद दलवी ने पाकिस्तान से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर खुलकर राय रखी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। अलवी ने कहा कि सरकार जो कदम उठा रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में बैन और मंत्री तरार के एक्स अकाउंट ब्लॉक होने पर प्रतिक्रिया देते हुए अलवी ने कहा कि सरकार जो मुनासिब समझे करे, लेकिन देश के लोग चाहते हैं कि बदला लिया जाए। सुषमा स्वराज कहा करती थी कि अगर एक भारतीय मारा जाएगा तो हम बदले में 10 सिर लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यही कहते थे। तो आज पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आज जो देश में माहौल है, जिस तरीके से पहलगाम में हमारे भाइयों को कत्लेआम हुआ है, उस माहौल में इस तरह के सवाल उठाना बिल्कुल अनुचित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर आज भी पीड़ा में है, समाधान तलाशने के बजाय राजनीतिक खेल जारी, कांग्रेस का आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मणिपुर में जारी हिंसा के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्य आज भी पीड़ा झेल रहा है, लेकिन कोई सार्थक समाधान तलाशने के बजाय राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईडी के 98% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ, सजा की दर केवल 0.7%। तृणमूल नेता साकेत गोखले का बयान। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए 98% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। गोखले ने कहा कि शेष 2% वो लोग हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो गए हैं। गोखले ने ईडी निदेशक राहुल नवीन के बृहस्पतिवार के बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि 2014 के बाद मामले में वृद्धि नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुई, जो उसी वर्ष सत्ता में आए थे। ईडी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में नवीन ने कहा था कि धन शोधन रोधी कानून 2014 से पहले काफ़ी हद तक अप्रभावी था, लेकिन उसके बाद से प्रवर्तन गतिविधियों में वृद्धि हुई है। गोखले ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल केंद्रीय एजेंसी ईडी के प्रमुख ने माना कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मामले दर्ज होने में उछाल आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में ईडी ने कुल 5297 मामले दर्ज किए हैं और इनमें से कितने मामलों को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया गया, केवल 47। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, मणिपुर में नहीं रुकी हिंसा, प्रधानमंत्री राजधर्म निभाने में नाकाम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के 2 साल पूरे होने पर शनिवार को दावा किया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में आज भी हिंसक घटनाएं नहीं रुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाने में एक बार फिर विफल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मणिपुर के लोगों के प्रति इतनी उदासीनता और तिरस्कार क्यों, तथा राजनीतिक जवाबदेही कहाँ है। मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा शुरू हुई थी और इस हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मणिपुर में 2 साल से हिंसा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के पैर वहां नहीं पड़े। हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई और अब भी जारी है। अभी 2 दिन पहले ही तामेंगलांग जिले में हुई हिंसक झड़प में 25 लोग घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 68,000 लोग विस्थापित हुए हैं।
हज़ारों लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम एक हो जाएंगे तो बीजेपी शून्य पर आ जाएगी, झूठ की नहीं सीना ठोक करते हैं राजनीति। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर में पहुंचे वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि अगर हम सब एक हो जाएं तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। सरकार बनाओ अधिकार पाओ में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हम झूठ की नहीं बल्कि सीना ठोक कर करते हैं राजनीति और सदा करते रहेंगे। हम लोगों ने हाल में पीएम नरेंद्र मोदी के रथ को पूरे बिहार में 2 युवाओं ने मिलकर धीमा करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संशोधन के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की केंद्र सरकार को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ कानून में किए गए संशोधन के विरोध में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। साक्षी में आयोजित जनसभा में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि केंद्र सरकार नए कानून के जरिए मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम सभी विरोध करते रहेंगे। जमशेदपुर के साक्षी आम बागान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित विशाल जनसभा हुई। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ ये विशाल जनसभा में भारी संख्या में मुस्लिम ने शिरकत की। जनसभा में देश के कई सांसद और उलेमाओं ने काला कानून का विरोध किया और उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, तेजस्वी यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि ये जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना का श्रेय स्वयं लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि जातीय जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर बाकी है, और कहा कि पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ठेकेदारी में आरक्षण दिया जाएगा और इसके साथ साथ न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जाएगा और जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था होगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा और राज्य को विशेष पैकेज भी दिलाया जाएगा। ये सारे बयान दिए हैं तेजस्वी यादव ने। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करते हुए लिखा कि उच्च मानसिकता की समता विरोधी, संकीर्ण और नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम तो चैन की नींद सो लेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल होगी, केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, केरल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विझंजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ा देगा, जिसके जवाब में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी की नींद उड़ने वाली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति होंगे जिनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, ना कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी या कांग्रेस की। हम जाति जनगणना के मुद्दे पर उन पर अधिकतम दबाव बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इसे महिला आरक्षण विधेयक की तरह घोषित किया और हम तो चैन की नींद सो लेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सोना मुश्किल होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा में शामिल हुए बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और लोकदल समेत कई दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी कार्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सभी नेताओं ने अखिलेश यादव को देश का भविष्य बताते हुए 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। अखिलेश यादव ने सभी नए साथियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि ये लोग पार्टी को और ताकत देंगे। उन्होंने कहा कि अब परिवर्तन तय है, आने वाले समय में और भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीडब्ल्यूसी बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुक्रवार शाम को दिल्ली में हुई। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों को सबक सिखाने में सरकार को सभी संभव सहयोग देगी, पर कई दिन बाद भी सरकार की कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। जाति जनगणना को लेकर खड़गे ने राहुल गांधी को भी
बधाई दी। इसी के साथ आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद CWC की आपातकालीन बैठक दिल्ली में शुक्रवार शाम को शुरू हुई और इस बैठक में कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की मोदी सरकार को हर संभव मदद करने की बात कही। खड़गे ने कहा कि देश की एकता और अखंडता में जो बाधा बनेगा उसके खिलाफ सब साथ मिलकर सख्ती से निपटेंगे। पूरा विपक्ष इस मसले पर सरकार के साथ खड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि पहलगाम हमले के बाद भी मोदी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई। खड़गे ने बताया कि हमले के बाद राहुल गांधी ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की है और साथ ही सरकार से मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा और सम्मान देने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। MP में जातिगत जनगणना को लेकर होगा बड़ा सम्मेलन, राहुल गांधी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी भोपाल आएंगे। कांग्रेस की ओर से भोपाल में जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और साथ ही राजधानी भोपाल में जून महीने में एक बड़ा सम्मेलन होगा जिसमें राहुल गांधी भाग लेंगे। PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को सामाजिक समानता का आधार बनाकर इसे न केवल राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाया बल्कि भाजपा की वंचित विरोधी नीतियों की पोल खोल दी है। 2023 से 2024 तक उन्होंने संसद में, रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को आंधी की तरह उठाया। तेलंगाना के जातिगत सर्वेक्षण को एक पारदर्शी और समावेशी मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने 50% आरक्षण सीमा को हटाने की मांग उठाकर भाजपा की दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को ललकारा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सालों पुरानी हमारी मांग मानी पर जो समय चुना, जातिगत जनगणना पर बोले खड़गे, पहलगाम हमले पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को बैठक हुई और इसमें पहलगाम आतंकी हमले के साथ ही जाति जनगणना पर लंबी चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 24 अप्रैल को CWC की अर्जेंट बैठक हुई थी। उसमें हमने रेजोल्यूशन पास कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और आतंकवादियों को सबक सिखाने में सरकार को हर संभव सहयोग देने की बात कही थी। इस पर घटना के कई दिन बाद भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। वहीं जाति जनगणना के फैसले पर उन्होंने कहा है कि ये सालों पुरानी हमारी मांग सरकार ने मानी, पर जो समय चुना गया उससे हमें आश्चर्य के साथ हैरानी भी हुई। जिस भाषा और भाव के साथ कई बातें कही गई उनको लेकर भी कई संदेह है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार से मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा और सम्मान देने की मांग की। देश की एकता, अखंडता और खुशहाली की राह में जो भी चुनौतियां बनकर आएगा उसके खिलाफ हम एक होकर सख्ती से निपटेंगे। पूरा विपक्ष इस मसले पर सरकार के साथ है। हमने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है। खड़गे ने कहा कि इसी बीच मोदी सरकार ने जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फैसला किया है और इसके लिए मैं सबसे पहले राहुल गांधी को बधाई देता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेशनल हेराल्ड मामले में ED की चार्जशीट पर राहुल सोनिया गांधी को नोटिस, कोर्ट बोला आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेसी नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया। 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और आज कोर्ट ने आरोपियों को इसलिए नोटिस जारी किया है ताकि ये तय किया जा सके कि चार्जशीट स्वीकार करनी है या नहीं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर नोटिस जारी किया है और साथ ही मामले की अगली तारीख 8 मई तय की गई है। अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को आरोप पत्र के संज्ञान के समय सुने जाने का अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार आवश्यक है जिससे नोटिस जारी करने की आवश्यकता पर बल मिलता है। बता दें कि 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी से मिलने के बाद बोले दिलीप घोष, दलालों के शामिल होने से बीजेपी गिरावट की ओर। जी हां दोस्तों, दीघा में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के विरोध का सामना कर रहे वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने गुरुवार को कहा कि जब वो पार्टी के प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष थे उस दौरान पार्टी को पश्चिम बंगाल में मजबूती मिली और जब से इसमें दलालों को शामिल होना शुरू हुआ है तब से पार्टी गिरावट की ओर है।
वहीं घोष अपनी नवविवाहिता पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ तृणमूल सरकार द्वारा निर्मित मंदिर गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार मोदी की है लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का, जाति जनगणना कराने के केंद्र के श्रेय लेने पर संजय राउत ने उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना युवती सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने की घोषणा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भले ही यह फैसला केंद्र की कैबिनेट का है, लेकिन इसका असली श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जाता है, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। राउत ने कहा कि सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन अब सिस्टम राहुल गांधी का बन गया है और वही आगे भी चलेगा। सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है, जो राहुल गांधी की विचारधारा की जीत है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह फैसला वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की मंशा से लिया गया है।